Hello and welcome back to the students of 9th Standard English Medium. Once again, I am welcoming back to my class of Social Science. And today we are going to start reading the first chapter of Geography and number-wise the 13th chapter of your textbook, India, Location, Geographical Structure and Physiography, Part 1. Okay, so as I keep on telling you over and over that when we are reading the lesson, when we are discussing the lesson, I would strongly recommend you to keep the textbook in your hand. And whenever I suggest you just need to make marks or highlight that particular sentence or underline with pencil. ओके तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रीडिंग करना इस लेसन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन, द लेसन स्टार्ट्स ऑन पेज नंबर 99, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, इंडिया, लोकेशन, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। तो इस लेसन के टाइटल का मतलब ये है कि जहां पे हम लोग रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, ओके, इस पूरी दुनिया में 195 कंट्रीज है और उसमें से इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। ज्योग्राफिकली उसका एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है। तो उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को आज हमें इस लेसन में समझना है। पेज नंबर 99 में लेसन स्टार्ट हो रहा है और वहां पे उसी पेज के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सा एक कलरफुल वर्ल्ड मैप भी दिया गया है। सो वो मैप के सामने देख के ही हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि इंडिया का लोकेशन जो है वो एग्जैक्टली वर्ल्ड मैप में कहां पे, ठीक है, और कहां पे हम लोग रह रहे हैं। तो ज्योग्राफिकल सेंस में हमें समझना है ये कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले देयर आर अ फ्यू थिंग्स अबाउट इंडिया इन जनरल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई इंडिया इज नोन टू बी एज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। द फर्स्ट थिंग इज इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ठीक है। डेमोक्रेटिक जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो चल रहा है पूरे, लगभग मोर देन 80% ऑफ द कंट्रीज आर एक्सेप्टिंग द डेमोक्रेटिक वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उन सारे कंट्रीज में इंडिया जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के हिसाब से, ठीक है। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से हमारा कंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। और दूसरा चीज ये है कि we are unique, our country is unique in a way that all the races of the people, all the people belonging to different religions, okay, are fairly accepted and they are treated equally in our country. सभी लोगों को, सारे रिलीजन, सारे धर्मों के लोगों को इंडिया में बहुत ही जैसे बोलते हैं कि इक्वल माना जाता है और पॉलिटिकल वे में उनको इक्वल राइट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो उस तरह से देखा जाए तो इंडिया एक जो है वो कल्चरल कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि द काइंड ऑफ मिक्सचर, इट मिक्सेस अप वेल ऑल द टाइप्स ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया। और ऑब्वियसली पॉपुलेशन जो है वो इंडिया का बहुत बड़ा है। पॉपुलेशन वाइज इंडिया का नंबर सेकंड आता है आफ्टर चाइना एट प्रेजेंट। इन केस इफ वी जस्ट calculate the rough estimate of the population, then roughly we are 140 crores, nearly 140 crores in India as far as the population is concerned, ठीक है। तो इंडिया इस तरह से, क्योंकि सारे धर्मों के लोग, सारे रेसिस को लोग यहाँ पे रहते हैं, इसलिए एक कल्चरल कॉन्फ्लुएंस है, ओके। और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। इतना बड़ा एरिया जो है इंडिया का वो, और इतना पॉपुलेशन है, ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे जैसे देश को चलाना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना वो इतना आसान नहीं है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और फिर भी हमारा डेमोक्रेसी सो फार जो है वो सक्सेसफुल है, ओके। और इंडिया का जितना भी प्रोग्रेस हुआ है, इसमें हमारा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है और जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस, उसने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन किया है इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कल्चर। अब आइए देखते हैं कि इंडिया का लोकेशन, साइज और एरिया, ये तीनों कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, ओके। साइज, लोकेशन और एरिया,
उससे जुड़ी हुई काफी सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखी हुई है। सबसे पहले ऑन द वर्ल्ड मैप, if you are looking at the world map, then you will find that India is located in the northern hemisphere of the planet. Okay? हमारे planet के दो हिस्से पड़ते हैं geographical sense में, northern hemisphere and southern hemisphere. Most of the countries of the world are located in the northern hemisphere. तो उस तरह से इंडिया में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देयर आर सम कंट्रीज लाइक फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, वो सारे सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं और उनका जो टाइम जोन है और उनका जो वेदर पैटर्न है हमारे से टोटली ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में अभी फिलहाल समर सीजन चल रहा है, मॉनसून सीजन चल रहा है, तो कॉन्ट्रास्टिंग टू दैट इन द कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, देयर विल बी विंटर सीजन गोइंग ऑन, और जब वहां पे समर सीजन चल रहा होता है तब यहाँ पे विंटर सीजन होता है। तो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में ये दो मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है और as far as the geographical span from north to south and from east to west is concerned, okay, India is located from 8 degree 4 to 37 degree 6 northern latitudes, okay, and 68 degree 7 to 97 degree 25 eastern longitudes. ये जो दोनों सेंटेंसेस में मैंने लिखा है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी वो चीज लिखा है, वो इंडिया के स्पैन को दर्शाता है, ठीक है, कि इतने एरिया है। ये एक्चुअली ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजीज है जो मैप के ऊपर इंडिकेट किया जाता है। उसका इंडिकेशन जो है वो आप अगर मैप क्लोजली देखोगे तो उसमें ये सारे इंडिकेटर्स दिखाए जाएंगे। दूसरी बात ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है बराबर इंडिया के बीच में से पास होता है। एग्जैक्टली इट इज सिचुएटेड ऑन 23 डिग्री 5 नॉर्दर्न लैटिट्यूड। वंस अगेन आई रिपीट दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, वो एक ज्योग्राफिकल लाइन है और मैप के ऊपर आपको वो लाइन दिखेगी, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के बराबर बीच में से पास होता है, ठीक है। इवन गुजरात में से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो एक इमेजिनेटिव लाइन है, ठीक है। अगर आप वहां पे जाओगे तो ऐसा नहीं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट इज एन इमेजिनेटिव लाइन फॉर द ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। उस लाइन को मैप के ऊपर बनाया जाता है और इन केस क्योंकि वो गुजरात में से भी पास होता है एंड एग्जैक्टली क्योंकि वो मैंने देखा है, इसलिए आपको मैं बता सकता हूँ कि चिलोड़ा हिम्मतनगर हाईवे पे अगर आप ट्रैवल करोगे तो जस्ट बिफोर लाइक रीचिंग टू हिम्मतनगर आने से पहले, ठीक है, वहां पे एक आपको बहुत बड़ा सा बोर्ड दिखाई देगा जब भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है तो, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर અહીંથી પસાર થાય છે। એવું ગુજરાતીમાં લખેલું છે, ત્યાં हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी, tropic of cancer passes from here. So that exactly is a point where the tropic of cancer passes. So that's another picture. The tropic of cancer is at 23 degree 5 north latitude. Right? अब आगे बढ़ते हैं कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक, यानी नॉर्थ मोस्ट पॉइंट से लेकर सदर्न मोस्ट पॉइंट तक इंडिया का डिस्टेंस कितना है किलोमीटर वाइज। इफ वी टॉक अबाउट नॉर्थ टू साउथ, तो कश्मीर टू कन्याकुमारी का जो हमारा किलोमीटर में डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर में, राइट। एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश यानी वेस्ट टू ईस्ट का अगर किलोमीटर में डिस्टेंस हमें निकालना है तो दैट इज प्रिसाइजली 2914 किलोमीटर है हमारा डिस्टेंस। तो एक तरह से देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा फर्क है एक्चुअली, ओके। नॉर्थ टू साउथ इज लिटिल बिट लॉन्गर देन वेस्ट टू ईस्ट एज यू कैन सी। अदरवाइज रफली अगर हम मैप के सामने देखेंगे तो हमें ऐसा ही लगेगा कि नॉर्थ टू ईस्ट और वेस्ट टू नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट में
कोई डिस्टेंस वाइज ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट इज। नाउ देखा जाए तो टाइम के हिसाब से देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम, ज्योग्राफिकल टाइम में 2 घंटों का फर्क है, ठीक है। वैसे हम एक ही टाइम जोन को फॉलो करते हैं इंडिया में। इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन को फॉलो किया जाता है, लेकिन ज्योग्राफिकल सेंस में देखा जाए, ठीक है, तो जब अरुणाचल प्रदेश में सनराइज होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे सन जो है वो सन तो उसी जगह उसकी जगह पे ही स्थिर है यूनिवर्स में, और वो एक स्टार है तो वो मूवमेंट नहीं करता, वो उसी जगह पे स्थिर है। लेकिन क्योंकि हमारा जो प्लैनेट है वो रोटेट करता है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले बारी जो है वो अरुणाचल प्रदेश की आती है। ओके, अरुणाचल प्रदेश विल बी द फर्स्ट स्टेट दैट विल बी फेसिंग, अरुणाचल प्रदेश और आसाम, नागालैंड, वो सारे स्टेट लगभग उसी वक्त सेम टाइम पे सन को फेस करते हैं, इसलिए वहां पे सनराइज पहले होते हैं। एंड देन इट ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स बंगाल, बिहार एंड उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एंड ग्रेजुअली व्हेन इट कम्स टू गुजरात, तब तक 2 घंटों का टाइम लेता है। तो ज्योग्राफिकल सेंस में देखा जाए तो जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तब गुजरात में अभी रात चल रही होती है उस वक्त, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने एक एरिया को डिटरमाइन किया है, ओके, कि स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, ओके, जिसको हम फॉलो करते हैं वो है 82 डिग्री 30 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। वहां पे जो टाइम कॉमन टाइम चलता है, उसी कॉमन टाइम को हम पूरे भारत के टाइम, जो घड़ी का जो टाइम होता है, उसके रूप में हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, ओके। ये हमारा सेंट्रल जो एक टाइम जोन है, सिर्फ एक ही टाइम जोन है। कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं, खास करके बड़े कंट्रीज में ये ऐसा होता है, लाइक यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये सारे कंट्रीज, रशिया और चाइना भी हम गिन सकते हैं, और वहां पे अलग अलग टाइम जोन्स चलते हैं। यूएसए का अगर हम एग्जांपल देंगे तो यहाँ से जो अगर हम यूएसए पहुंचते हैं तो सबसे पहले जो स्टेट्स आएंगे, न्यू जर्सी है, ठीक है, फ्लोरिडा है, वो सारे, तो वहां पे जो टाइम जोन है, ओके, उससे काफी अलग टाइम जोन जो है वो एक्सट्रीमली वेस्टर्न जो स्टेट्स होंगे, कैलिफोर्निया है, ठीक है, लॉस एंजलिस है, तो उस एरिया में टाइम जोन है टोटली डिफरेंट होगा, और लिटरली उनके टाइम जोन है यूएसए में मैं बात करना चाहूंगा तो 5 अलग अलग टाइप के टाइम जोन है। ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन है, ठीक है, कनाडा में 4 टाइम जोन है एज फार एज आई नो, ठीक है। तो घड़ी के टाइम लिटरली एक ही कंट्री का होने के बावजूद भी वहां पे अलग अलग पड़ते हैं, लेकिन इंडिया में एक ही टाइम जोन को हम एक्सेप्ट करते हैं, और जो टाइम जोन 82 डिग्री 30 लॉन्गिट्यूड को लागू पड़ता है, उसी टाइम को हम पूरे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम के रूप में हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, ओके। इफ यू हैव अ लुक एट द मैप व्हिच इज गिवन ऑन पेज नंबर 100, तो उसमें अभी तक हमने जो सारा डिस्कशन किया, ठीक है, वो पिक्चराइज फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल स्पैन कितना है और कहां से कौन सी लाइन पास हो रही है, ठीक है, और ये सारे जो डिजिट्स लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल स्पैन से रिलेटेड जो डिजिट्स है, ठीक है, उसका आइडिया भी आपको आ जाएगा। मूविंग ऑन, पेज नंबर 100 की बॉटम लाइन यानी कि मैप के नीचे का पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। The total area of India is 32.8 lakh square kilometer. It's written over here as well. India का ये total area है जो कि 32.8 lakh square kilometer, बहुत बड़ा फिगर है, और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश जो है वो काफी बड़ा है,
ओके, जैसे मैंने आपको आगे बताया टोटल मिला के 195 कंट्रीज है। इसमें से इंडिया का एरिया वाइज 7th नंबर है। दिस थिंग यू नीड टू रिमेम्बर। ओके, ये बहुत ही जनरल नॉलेज का एक बहुत ही एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो जिसके बारे में बार बार सवाल पूछा जाता है कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया का 2nd नंबर आता है और इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है, इंडिया का 7th नंबर आता है। तो फिर इंडिया से बड़े कौन से ऐसे 6 कंट्री हैं जो इंडिया से बड़े हैं, तो उसके नाम भी मैंने लिखे हैं। लार्जर कंट्रीज यानी इंडिया से जो बड़े, हमारे से जो आगे हैं, ठीक है, एरिया वाइज, वैसे कंट्रीज का लिस्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर 1 इज रशिया, सेकंड इज कनाडा, द थर्ड वन इज यूएसए, फोर्थ वन इज चाइना, द नेक्स्ट इज ब्राजील, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 6th नंबर पे, और 7th नंबर पे इन सारे कंट्रीज के बाद इंडिया का नंबर आता है एरिया वाइज। ठीक है, ऑब्वियसली ये सारे कंट्रीज में पॉपुलेशन जो है वो इंडिया से कम है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक चाइना ही ऐसा कंट्री है, चाइना को छोड़ के चाइना ही एक ऐसा कंट्री है जहां पे इंडिया से ज्यादा पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया का 2nd नंबर आता है। ओके, नाउ लेट्स ब्रीफली डिस्कस अबाउट द लैंड एरिया ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जितना भी लैंड एरिया है उसमें भी बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन है। ओके, if you have a look at the first paragraph of page number 101, it's written land area of India lies in the South Asia. Okay, इंडिया का जो लैंड एरिया है, मेन लैंड जिसको हम कहते हैं, वो साउथ एशिया में है। इन द नॉर्थ लॉफ्टी माउंटेन रेंजेस आर स्प्रेड। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है लॉफ्टी माउंटेन रेंजेस, तो हमें हिमालय माउंटेन रेंजेस समझना है, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा सा एरिया है और वो एक नेचुरल बॉर्डर बनाता है इंडिया और चाइना के बीच में। और एक अच्छा है कि एक नेचुरल बॉर्डर होने की वजह से उसकी सिक्योरिटी का हमें बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। अदरवाइज अगर वो माउंटेन रेंज नहीं होता तो हमें काफी बड़ी संख्या में जो इंडियन आर्मी है, ठीक है, उसको लगाना पड़ता बॉर्डर का प्रोटेक्शन करने के लिए। एंड फॉर दैट मैटर बहुत बड़ी संख्या में इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट भी बहुत बड़ी संख्या में होता है, और डिफेंस का हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो भी बढ़ सकता है। तो ये बिटवीन और इंडिया और लाइक चाइना के बीच में है माउंटेन रेंजेस। लेकिन उसके अलावा उसी एरिया में दूसरे भी कंट्री आते हैं छोटे, तिब्बत और भूटान और नेपाल, ये 3 छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिसमें हम हमारे नेबरिंग कंट्रीज भी कह सकते हैं, वो आते हैं, ठीक है। फिर इंडिया, अगेन इफ यू वांट टू हैव अ लुक एट द मैप तो आपको ये दिखेगा कि इंडिया के वेस्टर्न साइड में, वेस्ट, साउथ और ईस्ट, ये तीनों साइड में इंडिया जो है सीज, ओशन यानी समंदर से घिरा हुआ है। इंडिया के वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी आपको देखने को मिलेगा, सदर्न साइड में इंडियन ओशन है जो कि बहुत ही लार्ज वाटर बॉडी है, और ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल। सो नॉर्थ में जहां पे समंदर नहीं है उस एरिया में लॉफ्टी माउंटेन रेंज विच इज नोन एज हिमालय माउंटेन रेंज वो दिखता है, और वेस्ट में अरेबियन सी, साउथ में इंडियन ओशन और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड हमारा लैंड मास है, और ऑब्वियसली इंडिया holds a rank in terms of strategic location, ठीक है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी अगर वर्टिकली देखा जाए तो जो पूरा प्लैनेट है उसके 2 हिस्से, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर वैसे भी पड़ते हैं। हॉरिजॉन्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, वर्टिकली वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो वर्टिकली देखा जाए तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया का बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और जो बहुत सारे कंट्रीज के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिल्डअप करने में इंडिया ने जो लाइक रोल प्ले किया है वो शायद ही किसी कंट्री ने प्ले किया, वो पॉसिबल हुआ है हमारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, ठीक है। और इंडिया का कल्चर क्योंकि बहुत पुराना है,
इसलिए since the ancient time India used to do lots and lots of trade with the other country through the sea or waterways. ठीक है, सी रूट और वाटरवेज के जरिए हमने पुराने जमाने से लेकर इवन आज ट्रेडिंग रिलेशंस यानी बिजनेस रिलेशंस जो है वो बना के रखे हैं। ठीक है, और वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि तीनों साइड में हमारे समंदर है। ओके, और वो कौन कौन से कंट्रीज थे और इवन आज भी है जिसके साथ हमारे ट्रेडिंग रिलेशन है? तो ज्यादातर कंट्री जो ईस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है वो, फिर वेस्टर्न एशियन कंट्रीज जो है वो, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, ये सारे कंट्रीज के साथ पुराने जमाने से लेकर आज तक हमने ट्रेडिंग रिलेशन जो है वो बना के रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया का लोकेशन जो है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। दूसरा एक फैक्टर ये है कि सुएज कैनाल, इस चीज को आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, सुएज कैनाल बनाया गया और उसको ओपन किया गया 1869 में। ओके, सुएज कैनाल जो है वो एक्चुअली यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। उसके बनने के बाद इंडिया और यूरोप का जो डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्टिनेंट्स इंडिया एंड यूरोप was reduced by 7,000 kilometers after the opening of Suez Canal. Okay, and that happened in the year 1869. It's a very valuable information in terms of understanding the lesson. तो ये sentence जो है, ठीक है, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में ये सब कुछ लिखा हुआ पेज नंबर 101 के सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में। ओके, तो उसके बनने के बाद 7000 किलोमीटर, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, उतना डिस्टेंस यूरोप और इंडिया के बीच में कम हो गया। इसलिए यूरोप और एशिया में खास करके इंडिया, जो ट्रेडिंग यानी व्यापार के जो संबंध है, ठीक है, ट्रेडिंग रिलेटेड बिजनेसेस, वो काफी बड़े, उसमें स्पीड आया और उसी तरह से यूरोप और इंडिया के साथ जो ट्रेडिंग है वो दिन ब दिन बढ़ता गया। लेकिन उसके अलावा यूरोप के अलावा ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के जो दूसरे कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ठीक है, उसके साथ भी हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और यहाँ से बहुत दूर जो कंट्रीज है, नियरली अबाउट 10,000 माइल्स अवे, दोस कंट्रीज स्पेशली यूएसए एंड कनाडा, वहां तक के हमारे सी रूट और इवन एयरवेज के थ्रू ट्रेडिंग रिलेशन अभी तक बने हुए हैं। ठीक है, पॉलिटिकल वे में देखा जाए तो इंडिया इज a union of 29 states and 6 union territories and 1 capital territory. ठीक है, as far as what it is written in the textbook, उसको हमें फॉलो करना है कि 29 states हैं, 1 national capital territory जो कि दिल्ली है वो है, और उसके अलावा 6 union territories। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, नेबर्स ऑफ इंडिया। राइट, नेबर्स ऑफ इंडिया यानी नेबरिंग कंट्रीज। यहाँ पे हम कंट्रीज के नाम के बारे में सोचेंगे। तो इंडिया कॉमनली बहुत सारे कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ओके, उसके बाद एक्सट्रीम नॉर्थ में चाइना, नेपाल एंड भूटान। ठीक है, नॉर्थ रीजन में चाइना, नेपाल और भूटान, और म्यांमार और बांग्लादेश ईस्टर्न साइड में यानी ईस्टर्न डायरेक्शन में हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। एक नया कॉन्सेप्ट इसके साथ हमें समझना है, that is maritime neighbors. Maritime neighbors श्रीलंका और मालदीव्स। अब maritime neighbors ऐसा अलग से मैंने क्यों लिखा है वो मैं आपको समझाऊंगा कि maritime neighbors का मतलब ये होता है कि ये जो कंट्रीज है श्रीलंका और मालदीव्स, वो डायरेक्टली हमारे साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, उनकी बॉर्डर अलग है, हमारी भी अलग है, और बीच में एक छोटा सा एक वाटर बॉडी, लेट्स से फॉर एग्जांपल श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो वाटर बॉडी है उसको एक नाम दिया गया है,
पाक स्ट्रेट। ठीक है, हमारी माइथोलॉजी में भी हमने बहुत बार पढ़ा है कि लाइक जब राम ने रावण के सामने युद्ध घोषित किया, ठीक है, तो राम और उनके साथ जो वानर सेना थी, ठीक है, तो उन्होंने इस वाटर बॉडी को वहां पे राम नाम का पत्थर लिख के समंदर में फेंके थे जो तैरने लगे, और उसी के ऊपर कदम रखते हुए उन्होंने चल के ये पूरे पाक स्ट्रेट को क्रॉस किया। तो कहने का मतलब वो एक वाटर बॉडी है जो कि सिंस वेरी लॉन्ग टाइम, एंशिएंट टाइम से अभी तक है। इसलिए श्रीलंका और इंडिया एक दूसरे के साथ एक कॉमन बॉर्डर शेयर नहीं करते, बीच में एक छोटा सा वाटर बॉडी आ गया, लेकिन क्योंकि वो वाटर बॉडी बहुत छोटा सा है, इसलिए डिस्टेंस वाइज देखा जाए तो ये कंट्री हमारे से बहुत करीब। Okay, so in such a situation where there is a small water body situated between the two countries, okay, then that particular country is known to be as our maritime neighbor. तो ऐसे दो कंट्रीज हैं, श्रीलंका और मालदीव्स, जो कि हमारे maritime neighbors कहलाते हैं। ठीक है, तो this was what about the neighbors of India, okay, और इसके अलावा इंडिया का मेन जो लैंड एरिया है उसके बारे में तो हम समझते ही हैं, लेकिन लाइक दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है वो भी इंडिया के पॉलिटिकल टेरिटरीज में आते हैं। वो है लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है, जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है, यानी वो साउथ वेस्ट में। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी, दैट मींस they are located in the southwest region of India, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, they are located in the Bay of Bengal, so they are located in the southeast region of Indian mainland। ठीक है, तो ये हमने अभी तक समझा इंडिया का लोकेशन, एरिया, साइज, ओके, और इवन we have understood about the neighboring countries of India, right? तो यहाँ पे इस लेसन का पार्ट 1 जो है वो खत्म होता है। In the second lecture of this lesson, we are going to understand about the geographical structure of India. Okay, so thank you very much and enjoy your day.